हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस व्हाट ऑल यू नीड टू सी। नया बिजनेस शुरू करते समय आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हमारे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इधर इट विल बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, क्या होना चाहिए। तो वो हो गया एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। दूसरा हो गया दोस्तों रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लगने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमको रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लेने की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही चीजें देखेंगे दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों हमको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना होता है कि भाई हमको किस एंटिटी स्ट्रक्चर के अंदर अपना बिजनेस रन करना है। तो दोस्तों एंटिटी स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए वो कुछ भी हो सकता है। एंटिटी स्ट्रक्चर इधर इट विल बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो हमको एंटिटी स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है। ये एंटिटी स्ट्रक्चर किन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो दोस्तों आपका नेचर ऑफ बिजनेस, प्लस हु ऑल आर द पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये कैसे अफेक्ट कर रहा है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम इसको देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टार्ट आईटी कंपनी, मतलब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी रन करना चाहता हूं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी रन करना है तो मेरे लिए एक तो मेरा टारगेट ऑडियंस रहेगा। अब मेरे नेचर ऑफ बिजनेस पे मेरा टारगेट ऑडियंस डिफाइन होगा। अब मेरा नेचर ऑफ बिजनेस आईटी है तो हो सकता है मेरा टारगेट ऑडियंस जो है कॉर्पोरेट्स होंगे या फॉरेन क्लाइंट्स होंगे। मैं किस नेचर की आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मेरे क्लाइंट, मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है आईटी सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, तो उसके अंदर मैं किस सॉर्ट ऑफ कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरा टारगेट क्लाइंटल कौन है। अगर वो टारगेट क्लाइंटल जो है वो अगर कॉर्पोरेट होगा, मेजोरिटीली अगर कॉर्पोरेट होगा, तो उसमें दोस्तों ये होगा कि कॉर्पोरेट जब देखेगा आपको या फॉरेन क्लाइंट अगर हमको देखेगा तो उनके लिए प्रोप्राइटरशिप जो है वो बहुत ही कैजुअल एंटिटी हो जाती है। दे डोंट रिकॉग्नाइज प्रोप्राइटरशिप एंटिटी। अगर फॉरेन क्लाइंट है तो उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड जो है एकदम सेफ एंटिटी स्ट्रक्चर है कि भाई दे सी कि भाई हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देयर इज समथिंग सीरियस इन द कंपनी, मतलब मैच्योर लेवल की एंटरप्राइज है या ये हमको सर्व करने के लिए कैपेबल है। तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद एलएलपी एक जो है वो भी एक सेकेंड लेवल पे आता है, फिर पार्टनरशिप फर्म आता है, फिर प्रोप्राइटरशिप आता है। इस तरह से दोस्तों आपका नेचर ऑफ बिजनेस और आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका टारगेट क्लाइंटल कौन है, इस पे डिपेंड करेगा आपका एंटिटी स्ट्रक्चर। तो हमको पहले वो देखना है कि भाई आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और आपका टारगेट क्लाइंटल क्या है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे दोस्तों कि भाई मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लोथिंग स्टोर, कि भाई स्पेसिफिक कोई क्लोथिंग मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ उसका बिजनेस। तो मेरे लिए टारगेट ऑडियंस रहेंगे इंडिविजुअल्स जो कि हाउस होल्ड्स है वो रहने वाले हैं। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप कंपनी। तो मैं प्रोप्राइटरशिप में भी शुरू कर सकता हूँ टू मिनिमाइज माई कॉस्ट। तो इस तरह से ये डिपेंड करेगा दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा तो आएगा कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लगेंगे। वंस आई डिसाइड वंस आई डिसाइड वंस आई डिसाइड कि भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचना है। क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं कि भाई जो स्पेसिफिक एंटिटी स्ट्रक्चर को डायरेक्टली हिट कर जाते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं, कुछ कुछ प्रोप्राइटरशिप में नहीं भी लगते हैं, कोई कोई कंप्लायंसेस प्रोप्राइटरशिप में नहीं भी लगते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन हमको डिपेंड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो देखते हैं दोस्तों कि भाई अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, मतलब कौन कौन से एंटिटी स्ट्रक्चर हमारे पास जनरल में अवेलेबल है और उसके रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लगते हैं। दोस्तों ये तो हमारा वीडियो रहेगा एकदम जनरल, एकदम जो कि सबके लिए यूनिवर्सली लगने वाला। आपको कोई स्पेसिफिक मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना होगा तो आप इन्वेस्ट इंडिया के वेबसाइट पे जाकर, हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहां पर उसकी सारी लिंक और इस वीडियो में भी लिंक प्रोवाइड की गई है। तो देखते हैं दोस्तों कि भाई एंटिटी स्ट्रक्चर कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों एंटिटी स्ट्रक्चर में पहला तो आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि बहुत ही अभी के लेवल पे काफी अच्छे लेवल पर फेमस है।
और जनरली पीपल प्रिफर दैट एंटिटी स्ट्रक्चर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद जो है एलएलपी कंपनी है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ये जो है कंसेप्ट ये अभी रिसेंटली 5-7 ईयर्स में ज्यादा फोकस में आया है। इसके पहले इंडिया में एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर नहीं था। प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी ये दोनों भी आरओसी के अंडर, रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंडर गवर्न होते हैं दोस्तों। ये दोनों भी आरओसी के अंडर होते हैं। इन दोनों में भी एनुअल फाइलिंग और ऑडिट के कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना होने वाला है और आपको कंप्लायंसेस कितने लेवल पे करने पड़ने वाले हैं। तो इसके लिए ये दोनों भी आरओसी के अंडर गवर्न होता है। ये डिफाइन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको उसको डिफाइन करना होता है। इसमें दोस्तों पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है, पर हम यहाँ पर वो देखेंगे नहीं। इट इज वेरी लार्ज एंटिटी स्ट्रक्चर जिसको हम अभी के लिए अपने वीडियो में नहीं कवर करेंगे। फिर दोस्तों होता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये एलएलपी का ही एक पार्ट है। मतलब इंडिया में जो था ये पहले पार्टनरशिप फर्म ही था, पार्टनरशिप फर्म ही था कि जिसके अंदर हम पार्टनर्स होते हैं, बट वहां पर लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ऊपर के जो हमने दोनों एंटिटी स्ट्रक्चर देखे उसमें लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये दोनों भी, जिसका नाम ही सजेस्ट करता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है वो। तो ये जो है ये पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मिडवे है एलएलपी जो है वो। तो पार्टनरशिप फर्म में जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट बाकी ऑपरेटिंग के लिए इट इज लिटिल कैजुअल एंटिटी। मतलब आप थोड़ा हमको रिलैक्सेशन होता है, इतने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं, इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं, हम उसको थोड़ा लूजली कैजुअली हैंडल कर सकते हैं। ये एंटिटी स्ट्रक्चर दोस्तों अगर आप विद इन फैमिली कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो विद इन फैमिली है तो, क्योंकि यहाँ पर आपने पैसा विड्रॉ किया, आपने पैसा इन्फ्यूज किया, जब चाहिए तब आपने नया पैसा वहां पर जब जरूरत के टाइम लाया, जब आपको जरूरत थी आपने विड्रॉ किया। तो ये जो होता है ये थोड़ा कैजुअल वे में होता है, जो कि जहां पर आउटसाइड पार्टनर्स होते हैं, आपने दोस्तों दोस्तों में किया या अननोन पार्टनर्स में किया, या जहां पर एंजल फंडर होता है या प्राइवेट इक्विटी होती है, वहां पर पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर दे ऑल्सो डोंट प्रेफर, और ये स्ट्रक्चर जनरली नहीं चलता है। तो पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर जो है ये विद इन फैमिली है या विद इन क्लोज ग्रुप है, तो पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर एंटिटी स्ट्रक्चर चलता है, ये थोड़ा कैजुअल होता है। फिर दोस्तों आगे आता है हमारा प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप जो होता है ये सब में कैजुअल और सब में इजी टू स्टार्ट है। सब में इजी टू स्टार्ट है, इसके लिए बहुत कोई रजिस्ट्रेशन लेने नहीं पड़ते, कहीं पर रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म जो है ये आरओएफ के अंडर, रजिस्टर ऑफ फर्म्स के अंडर गवर्न होता है। रजिस्टर ऑफ फर्म्स इसको गवर्न करती है। प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अथॉरिटी नहीं जो डायरेक्टली इसको गवर्न करती है, जो यूनिवर्सली सबको गवर्न करती है उसी के अंडर ये चलता है। जैसे शॉप एक्ट है, उद्योग आधार है, यही इनके लिए एंटिटी प्रूफ होते हैं। बाकी इनके लिए कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जैसे पार्टनरशिप फर्म में बोलिए, एलएलपी में या प्राइवेट लिमिटेड में होता है, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। फिर दोस्तों और एक एंटिटी स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है एलएलपी, सॉरी जो कि होता है एचयूएफ। एचयूएफ जो है जनरल में ये अभी तो काफी लेवल पर नोन है, बट एचयूएफ भी एक होता है जिसमें हम बिजनेस रन कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग का बहुत अच्छा टूल होता है, टैक्स इवेजन का नहीं दोस्तों, टैक्स प्लानिंग के लिए हम अच्छे से इसको यूटिलाइज करके टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं एचयूएफ एंटिटी के अंदर। इसके लिए आपको फैमिली होना जरूरी होता है एचयूएफ फॉर्म करने के लिए। तो एचयूएफ फॉर्म करके आप कोई बिजनेस एचयूएफ में भी रन कर सकते हैं। तो एचयूएफ भी एक एंटिटी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोप्राइटरशिप के जैसा ही होता है। इसके लिए भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा कोई लीगल लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। फिर दोस्तों होते हैं हमारे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, कोई ट्रस्ट जैसे कोई होते हैं, जिसमें आपको अगर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ करना है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, लाइक आपने क्लोज ग्रुप है आपका कि भाई 101 लोगों का आपके दोस्तों का ग्रुप है जिसमें यू वांट सम लैंड टू बी बॉट, एंड उसमें आप प्लॉटिंग करके आप सबको लैंड अलॉटमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट जैसी कोई चीज आप फॉर्म कर सकते हो। जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव वगैरह होती है, वैसे अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। उसी उसी लेवल पर, उसी फुटिंग पर निधि कंपनी या पत्र संस्था या क्रेडिट सोसाइटी भी जिसको बोलते हैं, ये भी आप फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे हाउस होल्ड जो होते हैं वो अपना सेविंग वहां पर जमा करेंगे, और वहां से ही जो मेंबर होते हैं जो सेविंग जमा करते हैं उनको लोन भी दिया जा सकता है।
तो वो एफडी कर सकते हैं, वहां पर सेविंग अकाउंट्स में रख सकते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड आदि जो भी है ये सब आप वहां से ले सकते हैं। तो निधि कंपनी भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज अ न्यू कंपनी, एज अ न्यू बिजनेस स्टार्ट। तो ये आप कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों ये हो गया एंटिटी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लगते हैं। दोस्तों मेनली रजिस्ट्रेशन जो होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो जो कंपल्सरीली मैंडेटरीली हर किसी को लगता है वैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं। दूसरे जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, बट वो सब कंडीशन हिट होने के बाद वो कंपलसरी हो जाते हैं। कोई कंडीशन आपको कोई क्राइटेरिया दिया है, वो अगर आपने हिट किया तो वो कंपलसरी हो जाते हैं। और कोई जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो 100% ऑप्शनल ही होते हैं। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। ये आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, ये हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। जैसे दोस्तों अब देखते हैं हम एक एक करके रजिस्ट्रेशन। पहला तो रजिस्ट्रेशन आता है शॉप एक्ट लाइसेंस। शॉप एक्ट लाइसेंस जो है ये आपके लिए अब तक जो रिसेंटली अभी 2 साल के अंदर तो आप छोड़ दीजिए, इसके पहले मैंडेटरी था। शॉप एक्ट लाइसेंस जो था, आप अगर बिजनेस कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन वॉट एवर बिजनेस और प्रोफेशन वॉट एवर आप यू आर स्टार्टिंग, आपके लिए शॉप एक्ट लाइसेंस मैंडेटरी था। तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर आपकी फीस भी उस पर डिपेंड करती थी। तो अभी ये ऑप्शनल कर दिया है। ये ऑप्शनल कर दिया है कि भाई अप टू 10 एम्प्लॉइज यू नीड नॉट हैव टू हैव शॉप एक्ट लाइसेंस। मतलब अभी ये कंपलसरी से ऑप्शनल हो गया। स्टिल even if you have below 10 employees you can apply for the shop act. You will get just an intimation कि भाई आपने हमारे लिए अप्लाई, आपने हमारे पास अप्लाई किया है एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ प्रूफ ऑफ एंटिटी फॉर बैंकिंग पर्पस, कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो चाहिए वो यहां से आपका पर्पस सर्व हो सकता है। दूसरा तो लाइसेंस है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो कि अब तक मैंडेटरी बिल्कुल नहीं था। अभी भी वैसे मैंडेटरी अभी नहीं है, पर आगे वो मैंडेटरी होने वाला है 1 अप्रैल से। कि भाई एमएसएमई जो है, उद्योग आधार जिसको हम बोलते हैं, वो पहले तो था, वो एकदम ऑप्शनल था, जो हमारे लिए बेनिफिशियल था, इसलिए हम लेते थे। इफ यू हैव एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आपको एक एडवांटेज ये होता था कि भाई सामने वाला जिसको यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और बिजनेस, आप जिनको मटेरियल बेच रहे हो, आपके जो कस्टमर्स है, वो आपको 45 डेज में पेमेंट करना मैंडेटरी था बाय लॉ। तो ये लॉ में लिखा था कि इफ यू आर एमएसएमई आपको पेमेंट 45 डेज में मिलना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग उसको लेते थे। अभी एनीवेज गवर्नमेंट ने वो मैंडेटरी कर दिया कि भाई एमएसएमई लाइसेंस आपको लेना है। फिर दोस्तों आता है पीटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। जो भी एम्प्लॉयमेंट में है उनको पता रहेगा कि उनके सैलरी स्लिप में डिडक्शन होता है हर महीने का, एक्स अमाउंट का डिडक्शन होता है, जिसके अंदर आपका पीटी डिडक्ट होता है। ये हो गया एम्प्लॉय के लिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये है, या कोई बिजनेस रन कर रहा है, उनके लिए, जो भी कोई बिजनेस एक्टिविटी रन कर रहा है, उनके लिए उनको ये प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन पीटीईसी बोलते हैं, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो पीटीईसी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, पीटीईसी, और ये पेमेंट करना भी एवरी ईयर 2000 और 2500 डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया, आपको जून मंथ में इसको भरना होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी होता है वंस यू स्टार्ट एनी बिजनेस। फिर पीटीआरसीबी, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी एक होता है, जो आपके पास जो एम्प्लॉय है उनके लिए लेना पड़ता है आपको। जैसे आपके कंपनी में आपका डिडक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में, जो भी लोग, उनके लिए जो भी डिडक्ट हो रहा है, उनका जो भी पीटी डिडक्ट हो रहा है, वो पीटीआरसी के अंडर होता है। इतने एम्प्लॉय है मेरे पास, मैंने एक पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन लिया, उनका मैंने उसमें फुलफिल करके उनके डिटेल्स भर के मैंने रिटर्न फाइल कर दिया। तो ये पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन उसके लिए मैंडेटरी होता है। तो 2 पीटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं। इफ यू हैव एम्प्लॉय देन यू नीड टू टेक, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, आपके सैलरी के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्राइटेरिया बेस्ड है। फिर दोस्तों और रजिस्ट्रेशन होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी कोड। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में कुछ भी डील कर रहे हो, आप इधर इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में से कुछ भी कर रहे हो, आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो, तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी होता है। तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है, जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। आपको बार बार उसको लेने की जरूरत नहीं, ना ही उसका कोई रिटर्न भरने की जरूरत होती है, कंपलसरी कुछ नहीं होता है। फिर दोस्तों होता है आपको टैन नंबर लेना। टैन नंबर, जैसे पैन होता है, पैन तो सबके पास होता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ है, प्रोप्राइटरशिप है तो आपके पास आपका इंडिविजुअल पैन ही काम में आता है। बट अदर कोई एंटिटी स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए सेपरेट पैन लेना होता है, जो कि कंपलसरी होता है, वो हम पैन लेते हैं। तो दोस्तों ये छोड़कर
ये पैन छोड़कर हमको टैन होता है, TAN, टैक्स के लिए, TDS के लिए होता है। जिन जिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट में, जो एम्प्लॉयमेंट में है, जिनका TDS डिडक्ट होता है, वो किसके अंडर होता है? इस टैन नंबर के अंडर लोड होता है। वो आपके अकाउंट में तब जाके रिफ्लेक्ट होता है। अगर कंपनी के पास टैन नंबर नहीं है तो वो आपका डिडक्ट किया हुआ TDS आपके पैन नंबर पे लोड नहीं कर सकती। तो हमारे पास भी अगर कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे TDS डिडक्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी जगहों पर मुझे टैन नंबर लेना जरूरी है। तो ये कंडीशन बेस्ड है। अगर आपके पास TDS डिडक्ट करने का प्रोविजन है तो आपको टैन नंबर लेना है। अगर TDS आपको अप्लीकेबल नहीं होता है, TDS अप्लीकेबल होने के लिए भी कंडीशन होते हैं, तो वो अगर आपके लिए अप्लीकेबल है तो आपको टैन लेना है और TDS का रिटर्न भरना है, अदरवाइज जरूरी नहीं। फिर आता है दोस्तों GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन आपको थ्रेशोल्ड लिमिट दी है, आपको इतने थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आपका टर्नओवर है इधर गुड्स और सर्विसेज का, तो उसके ऊपर आपको जाकर GST रजिस्ट्रेशन लेना है। आप वॉलंटरीली भी ले सकते हैं, पर जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन से आपको GST भरना पड़ेगा मैंडेटरीली। आपने 1 रुपए का भी पूरे साल में टर्नओवर किया तो भी आपको फिर थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा वंस यू गेट द वॉलंटरी GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर दोस्तों इसके साथ हमको GST के रिटर्न वगैरह वो भी मंथली क्वार्टरली फाइल करने होते हैं मैंडेटली, प्लस आपका टर्नओवर क्राइटेरिया अचीव होता है तो आपको ऑडिट भी करना पड़ता है। फिर दोस्तों आपके पास होता है ऑप्शनल में आपका जो RCMC लाइसेंस एक होता है, जो गवर्नमेंट हमको जो इंसेंटिव स्कीम्स देते हैं कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया, एक्स अमाउंट का एक्सपोर्ट किया, आप अगर एक्सपोर्ट में हो तो आपको गुड्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 2 to 5%, 7% तक का गवर्नमेंट इंसेंटिव के फॉर्म में रिबेट देती है आपको। आपने बस वो कंप्लायंसेस करने हैं कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया और आपने फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया। ये अर्न करने के बाद गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। सर्विसेज के लिए भी सेम होता है, उसके लिए RCMC लाइसेंस अगर आपको बेनिफिट लेना है तो मैंडेटरी। इफ यू डोंट वांट टू क्लेम दैट गवर्नमेंट बेनिफिट यू नीड नॉट हैव टू हैव दैट RCMC लाइसेंस। दिस इज ऑप्शनल, आपके बेनिफिट के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है। फिर दोस्तों अगर आप कोई फूड आइटम में डील कर रहे हो, फूड आइटम में डील कर रहे हो तो आपको फूड लाइसेंस जरूरी होता है। अगर कोई भी खाने जैसी चीज को आप यूज कर रहे हो, आपका बिजनेस फूड आइटम में डील करने का है, कोई पैकिंग फूड है, कोई किराना शॉप है, या आप कोई मॉल जैसा कोई शुरू कर रहे हो जिसमें खाने पीने की चीजें है, या आप वैसे टाइप का कोई भी काम कर रहे हो तो आपको फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। आप अगर मेडिसिन आदि में डील कर रहे हो तो आपको मेडिकल लाइसेंस लेना जरूरी होता है, मेडिकल अथॉरिटी के पास रजिस्टर करके, और उसके कंडीशन के हिसाब से आप मेडिसिन में कहीं पर डील कर रहे हो तो उसके लिए ऐसे अलग अलग बिजनेस के ऊपर है, आपके डिपेंड करता है आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। फिर दोस्तों आपको और एक लगता है कि भाई आपकी अगर आपका प्रोडक्ट अगर पैक्ड फूड है और उसके MRP बेस्ड है तो आपको MRP रिलेटेड वेट एंड मेजरमेंट का एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, और आपको MRP का भी एक्ट एप्लीकेबल होता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर और आपके क्राइटेरिया पर। दोस्तों होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि भाई मैं जब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे एंटिटी स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, प्लस मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे लेने हैं। ये सारी चीजें जो है आपको ये वीडियो में हमने क्लियर की है। आपको और भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी स्पेसिफिक आपके रिलेटेड आपको कंसल्टेंसी चाहिए होगी तो आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो इन्वेस्ट इंडिया के साइट पर जाकर। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।